स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की है, लोअर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनकी बात करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल में पढ़ना है, जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम मरकरी की बात कर लेते हैं तो मरकरी का जो ओर हमें लेके पढ़ना है उसे हम कहते हैं सिनेबार, यानी मरकरी का ओर जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS, मर्क्यूरस सल्फाइड। अब हम सिनेबार का एक्सट्रैक्शन करके देखते हैं। मैंने सबसे पहले कहा था कि कोई भी ओर हमको अगर मिलता है तो सबसे पहले हम उस ओर का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो हम HgS का कंसंट्रेशन करेंगे, यानी उसमें से गैंग्यूस को रिमूव कर देंगे, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना लिख के छोड़ देते हैं। अब क्योंकि ये मर्क्यूरी सल्फाइड के साथ है तो सल्फाइड के लिए मैंने बताया था कि एक तरीका क्या होता है, और रोस्टिंग का। जब आप रोस्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरी सल्फाइड को आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो। जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ इस चीज़ का रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। मर्क्यूरस ऑक्साइड बनेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन मर्क्यूरी से रिएक्शन कर रहा है, सल्फ़र से रिएक्शन कर रहा है, इसके पास जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है। अब उसके बाद क्या होने वाला है, हमें मिल गया मर्क्यूरस ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड। मैंने इसी मर्क्यूरस ऑक्साइड को एक्सेस में हीट कर दिया, यानी और ज़्यादा हीट कर दिया। जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो मर्क्यूरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और हमें चाहिए क्या था, मेटल चाहिए था उसके ओर से। ओर हमारे पास क्या था, HgS। तो ये पहला तरीका हुआ कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा सकते हैं। आसान तरीका है, अगर हमको इसको बैलेंस करना होगा तो हम ले सकते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, इसको बैलेंस करके हम देख सकते हैं। तो ये पहला तरीका हुआ कि किस तरीके से हम इस चीज़ को हटा के यहाँ पर हम मर्क्यूरी को पा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल जो लीस्ट रिएक्टिव में हमें लेना है उसका है कॉपर ग्लैंस। कॉपर ग्लैंस, इसका फॉर्मूला होता है Cu2S। समझते हैं कि इसका मेटलर्जी कैसे होता है। तो ये क्या है, ये अपने ओर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले इस ओर का हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया तो अब मेरे पास दिख रहा है कि ये सल्फाइड वाला है। तो सल्फाइड वाले के लिए मैंने बताया था क्या करना होता है, रोस्टिंग, ROASTING। रोस्टिंग में हम क्या करेंगे, कॉपर ग्लैंस को खूब हीट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड 2 3 2 2। हमें मिला क्या, हमें मिला कॉपर ऑक्साइड और प्लस उसके साथ साथ हमें क्या मिला, यहाँ पर Cu2O। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Cu2O मिल रहा है। अब आप क्या करिए, इसी Cu2O को फर्दर कॉपर ग्लैंस के साथ रिएक्शन करा दीजिए। तो ये कॉपर आपका रिएक्शन करके बनाएगा क्या, ढेर सारा कॉपर बना देगा, और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर निकल जाएगा। तो हमें याद क्या करना है कि मरकरी वाले में हमने फर्दर हीट करके किया, कॉपर ग्लैंस वाले में मैंने कॉपर ग्लैंस का इस्तेमाल करके किया। तो कुछ अलग अलग जगह पे हम कुछ अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें मेटल जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, एक्सट्रैक्ट हो गया। तो अलग अलग तरीके से हम मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अब उन मेटल की जो कि मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसमें जो हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जिंक के बारे में। जिंक 2 तरीके से पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट भी पाया जाता है, जिंक सल्फाइड भी पाया जाता है।
जिंक कार्बोनेट को हम कहते हैं कैलामाइन, ओर का नाम होता है कैलामाइन, और सल्फाइड को हम कहते हैं स्फेरेलाइट। स्फेरेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक कार्बोनेट के ओर को हम, यानी जिंक के ओर जो कार्बोनेट के फॉर्म में ओर होगा तो उसको हम ओर को क्या कहेंगे, कैलामाइन, और सल्फाइड के फॉर्म में होता है स्फेरेलाइट। अगर कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो हमको कैल्सिनेशन करना होगा, और अगर सल्फाइड के फॉर्म में होगा तो हम इसी का क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। अब अगर जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में है और हम इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो भी हमें ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कराना होगा। रिएक्शन कराएंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। रोस्टिंग में क्या होगा, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन हम ऑक्सीजन से ही कराने वाले हैं, यहाँ पर हमें जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा। दोनों ही केस में हमें जिंक ऑक्साइड मिल रहा है, दोनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड मिल रहा है। हम इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से करा दिए, कार्बन से रिएक्शन कराने पर हमारा जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया। तो ये हमारा तरीका क्या हो गया, मेटलर्जी ऑफ जिंक का। आसान सा तरीका था कि भाई जिंक कार्बोनेट या जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, चाहे इसको कैलामाइन करे चाहे स्फेरेलाइट करे। कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होगा, कैल्सिनेशन होगा, रोस्टिंग होने के बाद बनना क्या है, जिंक ऑक्साइड ही बनना है। कार्बन से रिएक्शन कर, कार्बन क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यहाँ रिडक्शन कर देगा, इसको रिड्यूस करके निकाल देगा, और निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। तो इससे है, ये क्या था, मेटलर्जी ऑफ द जिंक। कभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं मेटलर्जी के लिए। समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के तरीके से किस तरीके से मेटलर्जी की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मैंगनीज ऑक्साइड है MnO2, और मैंने रिएक्शन इसका करा दिया एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम मैंगनीज से ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम मैंगनीज को डिस्प्लेस करेगा, बचेगा सिर्फ मैंगनीज और Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा। यहाँ मैंगनीज क्या हो गया, अलग हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मेटलर्जी करते हैं तो ये बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाईली क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस टाइप के एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कभी कभी हम थर्मिट रिएक्शन यानी थर्मिट वेल्डिंग या थर्मिट रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। समझते हैं ये क्या है। सपोज कर लीजिए मेरे पास है Fe2O3 और मैंने कहा कि मैं इसका रिएक्शन एल्युमिनियम से ही करा रहा हूँ, तो मेरे पास आयरन एज इट इज़ बच जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ लग के निकल जाएगा। तो भाई हमें मेटल मिला कि नहीं, था ऑक्साइड के फॉर्म में, मिला क्या है, सिर्फ एक मेटल मिल गया। तो ये चीज़ें जनरली ना रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के काम आती हैं, तो इसको हम कहते हैं थर्मिट वेल्डिंग। पर इसी के जहाँ कोई भी मेटल ऑक्साइड रहे और आप उसको एल्युमिनियम के साथ डिस्प्लेस करके मेटल को अलग कर रहे हैं और एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग कर दे रहे हैं, तो मेटल ऑक्साइड अगर कोई भी यूज़ कर ले रहे हैं आयरन के अलावा, तो हम इसको थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। तो थर्मिट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस द मेटल, और हम यहाँ पर मेटल अलग पा जाएंगे, एल्युमिनियम ऑक्साइड पाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन। और इसी का जब हम वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, थर्मिट वेल्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमने हाईली रिएक्टिव की बात कर ले, चाहे मॉडरेट की बात कर ले, चाहे लीस्ट की बात है, जो भी हमने मेटल पाया है, हमें नहीं पता है कि अभी ये 100% प्योर मेटल हमने पाया है कि नहीं पाया है। अब हम 100% प्योर बनाने के लिए इसकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करेंगे, और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम प्योर मेटल को ऑब्टेन करते हैं। प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यानी हमने पढ़ना है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, क्या टेक्निक होगी, एक बीकर रहेगा, 2 रॉड लगेंगे, दोनों रॉड जो हैं वो बैटरी के साथ जाके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। मेन चीज़ क्या है, ये वाला जो रॉड होगा इसको हम कहेंगे कैथोड। कैथोड हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। इस वाले रॉड को हम कहेंगे एनोड, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज कर लीजिए मैंने एक मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, कॉपर वाले को,
और कॉपर को हमने जब एक्सरे तो लास्ट में जब हमें कॉपर मिल रहा तो हमें पता ही नहीं है कि ये एकदम प्योर है कि नहीं। तो जो एनोड होगा वो पूरा किसका बना होगा, कॉपर का बना होगा। कौन वाले कॉपर का बना होगा, वो जो इम्प्योर कॉपर हमारे पास मेटलर्जी के द्वारा पाया गया था उसी का बना होगा। और जो कैथोड होगा वो हमेशा प्योर कॉपर का बना होगा। अगर हम कॉपर का यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की मेटलर्जी कर रहे हैं, तब के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। अगर हम कॉपर का इस्तेमाल करें तब, अगर मान लीजिए कुछ और यूज़ कर रहे थे तो जिस चीज़ को यहाँ ही लेंगे वही चीज़ को यहाँ लेंगे। अब उसी का इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भी लेना है, यानी कॉपर का ये, कॉपर का ये। अब इसके अंदर जो हम लिए वो क्या है, कॉपर सल्फेट, यानी सोल्यूशन भी किसका है, उसी चीज़ का है। बैटरी ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज है, कॉपर जो होता है वो उस पर प्लस चार्ज होता है, तो वो धीरे धीरे इसकी तरफ अट्रैक्ट होना होगा, चिपकना स्टार्ट करेगा। तो जब इस पर चिपकना स्टार्ट करेगा तो ये रिड्यूस होता जाएगा, ये ख़त्म होता जाएगा। तो ख़त्म होते होते जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ है उस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा भाई, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होगी उस पर तो कोई चार्ज नहीं होगा। वो इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, धीरे 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 जाके एनोड के नीचे इकट्ठी होती जाएगी, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज नहीं, जो चार्ज है वो जाके चिपक गया, ये पूरा डिजॉल्व होकर ख़त्म हो जाएगा। जो जितनी इम्प्योरिटीज़ होगी नीचे बैठ जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज़ बैठेगी उसको हम कहेंगे एनोड मड। ये तरीका होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करने का। फिर से एक बार समझते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैसे करेंगे। एक बीकर लेंगे, एक कैथोड होगा, एक क्या होगा, एनोड। एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का होगा, यानी जिसको मेटलर्जी करके बना के निकाले हैं ना, उसी का एनोड बना होगा, और उसी चीज़ का प्योर जो होगा वो कैथोड है। यानी अगर हमने कॉपर एक्सट्रैक्ट किया था तो कॉपर जो इम्प्योर पाए हैं वो ये, और असली कॉपर कहीं से भी लेकर आते हैं उसका ये बन गया। रिएक्शन चालू कर देंगे, सारा यहाँ का कॉपर चिपक जाएगा इस पर, इसके अंदर जितनी इम्प्योरिटीज़ होगी नीचे आ जाएगी, इसी को हम कहेंगे एनोड। और ये तरीका, अब जो कॉपर हम पाएंगे वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म होगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। स्टार्ट करते हैं लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का, जिसको हम कहते हैं कोरोजन। कोरोजन से हम क्या समझते हैं, कोरोजन का मतलब होता है, फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़े थे कि किसी भी तरीके से कोई भी मेटल खराब हो जाए, टार्निशिंग ऑफ द मेटल इज नोन एज कोरोजन, ईटन अप ऑफ द मेटल इज नोन एज कोरोजन। यानी किसी भी तरीके से मेटल खराब हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं, कोरोजन। क्यों खराब हो रहा है, वो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट जो गैसेस प्रेजेंट है उनसे साथ रिएक्शन कर रहा है, और वो क्या हो जा रहा है, कोरोड हो जा रहा है, यानी खराब हो जा रहा है। बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीजिंग कर रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। एक बहुत सबसे अच्छा तरीका जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में नहीं पढ़े थे वो होता है एलॉइंग करने का। एलॉइंग क्या होता है, एलॉइंग का मतलब होता है कि जब मेटल के साथ कंबाइन कर दिया जाए किसी प्रॉपर रेशियो में, या मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर दिया जाए किसी प्रॉपर रेशियो में, ताकि उस मेटल की प्रॉपर्टी ज़्यादा बेहतर हो जाए जैसा वो पहले था, तो इसी को हम कहते हैं एलॉइंग। एलॉइंग में मेटल भी हो सकता है, मेटल नॉन मेटल होता है। हम लोग जनरली देखते हैं कि जो सोना होता है, गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड का लोग कहते हैं कि 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना कोई पहन नहीं सकता, बहुत हल्का हो जाएगा, टूट जाएगा। उसमें क्या करते हैं, उसमें 2 ग्राम जो होता है हम क्या मिला देते हैं, या 2 कैरेट क्या मिला देते हैं, कॉपर मिला देते हैं, तो सोना हो जाता है 22 कैरेट का। तो जो 22 कैरेट का होता है वो टफ होता है, वो सही होता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी सारे एलॉय होते हैं, बहुत सारे एलॉय हम जिसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला एक और एलॉय है ब्रास। अगर हमको ब्रास बनाना है तो एलॉय के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉपर यूज़ करना है और जिंक, इन दोनों का एलॉय है। ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, कॉपर और टिन का एलॉय है। शोल्डर जो हम लोग आयरन शोल्डिंग करते हैं वो किस चीज़ का एलॉय है, आयरन और टिन का एलॉय है। हम लोग देखते हैं निकल क्रोमियम, अगर हम यही आयरन के अंदर निकल और क्रोमियम मिला देते हैं तो स्टेनलेस स्टील बन जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम एलॉइंग करके हम कहीं ना कहीं ये पा सकते हैं कि हम मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि वो किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से रिएक्ट न करें। हम लोग नाम सुने होंगे कि एंशंट एक आयरन पिलर है। आयरन पिलर जो होता है उस पर मूर्छा नहीं लग रहा है, जो दिल्ली में पाया जाता है। तो उस आयरन पिलर में मूर्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके पास Fe2O3 के ऊपर कोटिंग की गई है। जब उसके पास ऑक्साइड की पहले से ही कोटिंग करके बैठे हैं तो वो किसी और चीज़ से रिएक्शन नहीं करा रहा। यही कारण है कि वो लोग टूरिस्ट वहाँ पर जाके देखते हैं कि आयरन पिलर जो कि लगभग 6000 किलो का और लगभग 8 मीटर लंबा है, उस पर जंग क्यों नहीं लगी, कि उसका रीज़न यही होगा क्योंकि उस पर Fe2O3 का क्या हुआ है, पहले से कोटिंग है, जिसकी वजह से ऑक्साइड की कोटिंग होने में वो फर्दर किसी चीज़ से रिएक्शन नहीं करा रहा है।